हेलो 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 हेलो। देखना एक बार आवाज सही आ रही है आप लोगों तक? आ रही है? पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थी हैं आप लोग। बहुत गंभीर चर्चा करेंगे और एक ऐसी चर्चा जो परिणाम में बदलनी चाहिए। ये मेरी भी ख्वाहिश है, आप लोगों को भी ख्वाहिश है और अपने घर वालों की भी ख्वाहिश है। सबसे पॉजिटिव न्यूज ये है कि ग्रेड सेकंड के भी कितनी वैकेंसी हैं? 6,500। उसमें 4,500 वैकेंसी की अनुशंसा भेज दी गई है। ग्रेड थर्ड वाली स्वीकृत भी हो गई है। 2000 लेवल फर्स्ट में पद बढ़ने वाली आप वाली और ग्रेड फर्स्ट वाली भेज दी गई है। कुछ ही दिनों में वित्तीय स्वीकृति तो मिल चुकी है, मतलब अनुशंसा जुड़ जाएगी। अब यदि 10,500 वैकेंसी आपके पास हैं और उसके बावजूद यदि तुम इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं लेते हो तो ये आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ेगी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्रेड सेकंड में 10,500 वैकेंसी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी है, मान के चलना आप। ठीक है, मुझे लगता है वैकेंसी एक और आएगी ग्रेड सेकंड, लेकिन उसमें इतनी वैकेंसी तो फिर वहां भी नहीं आएंगी। यद्यपि ग्रेड सेकंड में पद सबसे अधिक खाली है और आपको ये मतलब इल्म में नहीं होना चाहिए कि सर अगली वैकेंसी पता नहीं कितने पदों पे आएगी, उसमें हम अच्छा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? अभी क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछा करो कि जब मेरा पूरा दिन बीतता है, मैंने आज इस दिन में क्या लिया है और क्या नहीं लिया है और मैं क्यों बेटर नहीं दे पाया हूं। जब ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दोगे ना तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पास भी बहुत मैसेज करते हैं कि सर मेरा तीसरा चांस था, चौथा चांस था। जैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें चांस पे आप पहुंचते हो तो आपका डर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप कल्पना करके डरते हो। डर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम कल्पना ज्यादा करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव और इतिहास हमेशा हमें आपको डराता है। तो कोशिश ये करो कि ये चांस जो है वो अगला चांस नहीं होना चाहिए। आपका अगला जो चांस होगा वो केवल और केवल, मैं चाहता हूं ग्रेड फर्स्ट के लिए हो या आरएस आप बनना चाहते हैं उसके लिए हो या यूपीएससी के लिए हो। इसके अलावा आपका कोई तीसरा अटेम्प्ट आपको लेना ही नहीं है, केवल इसी अटेम्प्ट को करना है। अब देखो, दो चीजें होती हैं, बहुत सिंपल में बात करें। मैं पूरा सिलेबस का मैंने एनालिसिस किया, आप लोगों ने किया कि नहीं किया, मैं आपसे बहुत अपेक्षाएं करता हूं। वो अपेक्षा इसलिए करता हूं, मेरी रात को तबीयत बहुत खराब थी, ठीक है ना, वॉमिटिंग गर्मी की वजह से हो गया होगा, उल्टी दस्त, ठीक है, सर दर्द बहुत हो रहा था। मुझे एक बार मन में आया कि मैं आपका सेशन कैंसिल कर देता हूं और ये सेशन अपना अगले संडे को रख लेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, जिंदगी में जब चीजों को एक बार आप टालना शुरू कर देते हैं तो वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है और वो संस्कार हमेशा आपको कमजोर बना देता है। मैंने कहा मैं 2 टेबलेट की जगह 1 टेबलेट जीरोडोल-पी एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन ये सेशन मुझे आज ही करना है। आप ये सोच के देखिए कि मेरे लिए जरूरी नहीं था आप लोगों से मिलना, मुझे केवल एक इंफॉर्मेशन डालनी थी कि मैं आज ये सेशन नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब है, मैं मतलब अच्छा कंफर्ट फील नहीं कर रहा। आप कोई बात नहीं, आप अगले के लिए तैयार हो जाते। लेकिन उसके बावजूद मेरा यहां पे आना, समझ रहे हो आप, ये इस बात को व्यक्त करता है कि जब एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, यदि वो इतना डेडिकेटेड हो सकता है केवल बच्चों से मिलने के लिए, तो आपका डेडिकेशन मेरे से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए इस सिलेक्शन को लेने के लिए। और जब ये इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाए कि मेरे जिस पद के लिए मैं तैयारी कर रहा था वहां पदों की संख्या काफी अच्छी बढ़ चुकी है, फिर आपका एनर्जी लेवल, मतलब अभी आपको एनर्जी लेवल ऐसा फील होना चाहिए था कि यार मजा आ गया, वास्तव में मजा आ गया और मैं बहुत अच्छा करूंगा। जो टाइम, कितना टाइम बचा आपके पास? 60 डेज बचे हैं। वेरी गुड, 60 दिन बचे हैं। और हकीकत मान के चलना, यदि मैं आपकी जगह होता या कोई और होता, सिलेक्शन हमेशा लास्ट के ये 50 से 60 दिन में ही लिया जाता है। बाकी दिन में हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, सब चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन ये जो 60 दिन होते हैं ना, यहां आदमी अपने आप को झोंकता है, यहां आपकी गति बढ़ जाती है, यहां अपनी लाइफ में से बहुत सारी अनरिलेवेंट चीजों को हटा देते हो और केवल पूरा फोकस आप वही करते हो जो आपको करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपके आने वाले 50 से 60 दिन बहुत प्रोडक्टिव हो। 21वीं सदी के कौशल वाला टॉपिक पढ़ा है आप सबने? हाथ ऊंचे करना।
सब कितने बच्चों ने पढ़ा है? 21वीं सदी के कौशल मैंने ऑनलाइन अभी बच्चों को पढ़ाया था ऑफलाइन बैच में, तो मैंने एक बात बोली थी, ये टॉपिक नहीं है, ये जीवन जीने का सलीका है 21वीं सदी के कौशल। मेरे पास बच्चे बहुत कर रहे हैं, सर ये टॉपिक कहां से जोड़ दिया, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? मैं कह रहा हूं वो जीने वाला टॉपिक है, पढ़ने वाला टॉपिक ही नहीं है। यदि तुमने 21वीं सदी के कौशल पढ़ भी लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ में दिन प्रतिदिन में कार्यों में बदलाव आ जाना चाहिए था। और मुझे 100% तुम लोगों पर विश्वास है, तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया पढ़ने के बाद। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, तुम लोगों को मैं जानता हूं। ठीक है, आप क्या जानोगी, एक बच्चा जो पिछली बार सिर्फ 2 नंबर से रहा, उसका 3 दिन पहले मेरे पास मैसेज था कि सर ये जो अपना ग्रेड 2 वाला सिलेबस है, इसमें जो साइकोलॉजी में रुचि आदत अभिवृत्ति वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़े? मैंने कहा पिछली बार आप कितने नंबर से रहे? सर 3 नंबर से। ठीक है, मतलब ये प्रेशर देखो, आप समझ पा रहे हो इस बात से, इस सवाल का मायना समझ पा रहे हो? बच्चे की गलती नहीं है, हम इतने प्रेशर में रहते हैं कि हम सही चीजें कर ही नहीं पा रहे। मतलब उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि सिलेबस में चेंज हो चुका है और वो पढ़ रहा था जम के, मतलब उसे ये नहीं पता कि वो टॉपिक हट गए हैं। आपके एक नया टॉपिक जुड़ा है 21 सदी का कौशल, आपके साइकोलॉजी में इंक्लूसिव एजुकेशन जुड़ चुका है जो आपको पढ़ के जाना है। मतलब ये प्रेशर होता है, इंटेलिजेंस की चीजें मायने नहीं रखती हैं। मतलब आ जाओ सर, सामान्य जागरूकता मायने रखती है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें। मतलब सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम उसकी बेसिक चीजों से अपन अवगत हों। ओम जी सर अपने साथ हैं और आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कुछ चीजें आपको बताएंगे, स्पेशली पॉलिटी को लेकर, राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति को लेकर, करंट को लेकर। सर 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड तीनों भर्तियों के राजस्थान के टॉपर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है सर। वर्तमान में आरएस हैं, तो अपने साथ हमारी टीम, मेरे तो खैर अजीज भाई हैं, तो उस हिसाब से हम साथ ही रहते हैं। तो 10 मिनट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के साथ हो जाएगा, ताकि पॉलिटी को लेकर जो बड़ा डर है। कल एक बच्ची मेरे से सीकर में मिलने आ गई घर पे, तो वो यही कह रही थी, सर पढ़ाई बहुत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन डर लाग रहे है 50% ही हुए हैं और पॉलिटी के माने 1-2% सही को नहीं हुआ है। तो वो डिस्कस कर रही थी कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, साइकोलॉजी में 15 हो रहे हैं। तो वो समस्या शायद आप लोगों के साथ भी कॉमनली होगी। 3 बातें मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो 21वीं सदी का कौशल में एक बिंदु है प्रोडक्टिविटी, उसको फॉलो करना। जितने भी 12 स्किल होते हैं अपनी जिंदगी के, उन 12 स्किल्स में, लाइफ स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई यदि स्किल है वो प्रोडक्टिविटी। अब आपके लिए जो 50 से 60 दिन बचे हैं ना, ये प्रोडक्टिव वाले दिन, प्रोडक्टिविटी समझ गए ना? मैं ग्रेड फर्स्ट में मैंने सेशन किया था, मैंने यही कहा था, आपके फोन में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपका 2 मिनट भी खराब कर रही है, वो 10 सेकंड भी क्यों खराब करे, यदि आप सच में सिलेक्शन के लिए गंभीर हैं। आप समझ गए ना कि हम नौकरी लगे हुए लोग भी आप लोगों के लिए जी रहे हैं, तो आप लोगों की जीने और नौकरी पाने की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, और वहां 10 सेकंड भी तुम्हारी बर्बाद होती है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों बर्बाद हो रही है। कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज आपके रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज आपके आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं होनी चाहिए। ये आप आज से करोगे। और मैं कह रहा हूं कि तुम चाहे 0 पे हैं, आज भी 0 पे तो नहीं होंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम 50, 60, 70% पे जरूर होंगे। यदि तुमने 2 महीनों को ढंग से प्रोडक्टिव बनाया ना, आप में से अधिकतर बच्चे पेपर होने के बाद मेरी बात याद करोगे कि सर 2nd ग्रेड टीचर बन गए हैं, अगली प्रिपरेशन ग्रेड फर्स्ट के लिए स्टार्ट कर दी है। ये मैं वादा करता हूं आपसे, ईमानदारी वाली बात है। पेपर वाले दिन तुम तय कर लोगे कि अगला टारगेट RES है। समझ गए? RES समझ गए ना? स्कूल लेक्चर को RES बोलते हैं, है ना? फीलिंग आती है RS में, फीलिंग तो मेन तो RS में आती है, लेकिन RES में फीलिंग ली जा सकती है। समझ गए? थोड़ा सा ई का ही फर्क है। तो 2nd ग्रेड वाले पेपर के दिन जुलाई में आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये तय कर चुके होंगे कि सर अगला टारगेट स्कूल लेक्चरर है, ग्रेड 2nd दोबारा नहीं देंगे। इसके लिए आपको बस एक फार्मूला यूज करना है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है। ये जो कौशल है ये कहता है जितनी भी रणनीतियां हैं उन सबको समेट के आपको अब ये 60 दिन में मैक्सिमम पढ़ना, मैक्सिमम मतलब
कम समय में अधिकतम टारगेट पूरे करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऐसा पढ़ो कि आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें सबके सब तैयार हो रही हैं। जब एग्जाम से 20 दिन पहले बचें तो आपके पास 30 या 40 पेज फर्स्ट पेपर के लिए ऐसे होने चाहिए कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सिर्फ इन 30-40 पेज को मुझे एक बार रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ये अब आपको करना है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैंने एनालिसिस किया, आपका फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी मतलब फॉरेन पॉलिसी, इन सब टॉपिक्स को तुम ईमानदारी से एनालिसिस करोगे ना, इनके पेपर देखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पढ़ने के तरीके गलत हैं। तुम यूपीएससी या इनके पीवाई को एनालिसिस नहीं करते हो, और एनालिसिस नहीं करते हो तो तुम्हें डर लगने लग जाता है कि पॉलिटी नहीं आएगी, छोड़ दो, वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं, ये नहीं आएगी। जबकि सबसे आसान पेपर यदि ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन वाला होता है वो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा आज के दिन यदि टेस्ट सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर गलत, प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने के तरीके नहीं है। सबसे कम कंटेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के जो 6 प्रश्न आएंगे, ऐसा कितने बच्चों ने कर रखा है कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, सबको पता है, सब एनालिसिस कर रखा है। बोले टेबल पे लगा रहना चाहिए। ऐसे कितने बच्चों ने कर रखा है कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आता जाता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ लो, जैसे मैं करंट पढ़ रहा हूं, करंट के 10 प्रश्न आने हैं सर। करंट का आपका सेकंड ग्रेड के 5 पेपर देख लो, ये मैंने किया है, ये 2 दिन में मैंने किया है। ये आपको तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि मैंने 2 दिन में एनालिसिस किया तो मेरे समझ में आया कि करंट में सेकंड ग्रेड के जितने पेपर हैं उसमें स्पोर्ट्स से 3 प्रश्न मिनिमम आए। अब आपके दिमाग में पूरी आउटलाइन घुस जानी चाहिए कि यार मुझे स्पोर्ट्स गेम्स वाला पार्ट इतने गजब तरीके से तैयार करना। और स्पोर्ट्स कैसे तैयार करोगे, जब तुम एसआई का लेटेस्ट पेपर, कितने बच्चों ने नहीं देखा, हाथ ऊंचे करना। एसआई का पेपर देख के एनालिसिस नहीं किया, हाथ ऊंचे करना। 1 2 3 4, हो सकता है 10 से ज्यादा बच्चे होंगे। आपका पहला काम यह होना चाहिए था, एसआई के पेपर का एनालिसिस करो आप। सर और हम बैठे थे ये एनालिसिस कर रहे थे। मतलब करंट हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, वो आपको एसआई को कंप्लीट फॉलो करना है। उस पेपर पैटर्न को दिमाग में बसा लेना है कि ये चीज ऐसे आएंगे। आप ये देखना, वहां जो स्पोर्ट्स के प्रश्न पूछे गए वो ऐसी गतिविधियां, ऐसी जिनको नॉर्मली अखबारों में भी मुख्य रूप से आती नहीं है, उन पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। अब करंट को ऐसा तैयार कर लो कि आपके 3 प्रश्न गलत नहीं हो। समझ गए। बजट के ऊपर 2 प्रश्न आएंगे। बजट आपका, और बजट में थोड़ी कि बजट के लाइन रटोगे, सर बता देंगे क्या क्या बजट में पढ़ना है। जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक है उसको बजट से रिलेवेंट करके पढ़ना है, और उसकी कीवर्ड, उसकी जो डाटा इंपॉर्टेंट, वो आपके 1 पेज में आपको पूरा बजट एनालिसिस करके केवल 1 पेज में आपका बजट होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये तरीके होते हैं जब तुम भीड़ से अलग बनते हो। वरना तो वही चीज है कि हम भीड़ की तरह चलते रहो, हर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इंतजार करते रहो। और जिंदगी में सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है? ये नहीं होता है कि पेपर खराब हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आता ना, उस दिन आप ये सोच के पेपर रिजल्ट देखते हो, क्या पता रोल नंबर मिल जाए, और रोल नंबर उस दिन नहीं मिलते हैं बेटा, कभी नहीं मिलते हैं रोल नंबर। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं हो सकता। तो यार वो दुख मुझे नहीं लाना अपनी जिंदगी में। बहुत दुखी हो चुका हूं मैं रिजल्ट देखते देखते, जिसमें मेरे रोल नंबर नहीं मिल रहे। मेरे रोल नंबर इस बार मिलेंगे और रैंक के साथ मिलेंगे। मैं इस 50 से 60 दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाऊंगा, वो सब चीजें करूंगा जो मुझे बेहतर बना सकती हैं। और लाइफ में बुरा से बुरा सोच के चलो, लाइफ में डर लगेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता कि मैं आपकी जगह होता मुझे भी डर लगेगा 50 दिन 60 दिन बचेंगे, क्योंकि गोल्डन चांस होते हैं। आप देख रहे हो आज कॉलेज एजुकेशन में निजीकरण चालू हो रहा है, संविदा आधारित भर्तियां शुरू हो रही हैं। आप भविष्य देख के चलो कि आने वाले टाइम में सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट में संविदा आधारित भर्ती आएंगी। आपके पास कोई बहुत बड़े चांस नहीं है, आपके पास 1 या 2 चांस हैं। तो 1 या 2 चांस को यूं नहीं गुजारना गलतियों के साथ। हमने जितने टेस्ट पेपर करवाए, मैं जो बच्चे टेस्ट सीरीज वाले कुछ बच्चे बैठे, मैंने उनको बार बार कहा कि टेस्ट सीरीज के पेपर का एनालिसिस करो। आपकी दिमाग में एरर बुक होनी चाहिए कि किस टेस्ट में मैंने कौन सी गलतियां की। आप में से कितने बच्चों ने उन गलतियों को इंप्रूव किया? नहीं किया होगा। क्यों मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है? ये टॉपिक पढ़ने के बाद मेरे प्रश्न गलत क्यों हो रहे हैं? ये चीजें अपने आप से पूछा करो, और पूछा मत करो, उनको दूर किया करो। आलोचनात्मक चिंतन जब तक नहीं करोगे पढ़ने के तरीकों पे, सिलेबस पे, कंटेंट पे,
तब तक बेहतर विद्यार्थी नहीं बन सकते। हम कोई बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत नॉर्मल लोग हैं, लेकिन आज यहां पहुंचे इसका रीजन यह था, 2-3 स्किल्स अपना है जो तुम्हारे 21 सदी के कौशल में है। और पहला स्किल यही है क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज पे आलोचनात्मक सोचो, एक्टिवली सोचो, समझ में आ जाएगा कि यार मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, क्यों गलतियां कर रहा हूं, ये गलती नहीं करनी है। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 50 से 60 दिन तुम्हारे सिलेक्शन वाले दिन है, मैं फिर कह रहा हूं, और मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। आप जब पूरा सिलेबस उठा के देखते हो, जैसे मैंने निकाला, ठीक है, क्या चीजें मानते हो आपने, कितने बच्चों ने देखा कि यार इसमें से ये टॉपिक सिर्फ 1-1.5 पेज में हो सकता है, ये टॉपिक 3 पेज में हो सकता है। जैसे टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर वाला है, अब ये टॉपिक सबको किस संदर्भ में पढ़ना था, करंट के संदर्भ में पढ़ना था। आपका करंट का भी तैयार हो गया टॉपिक, और इस टॉपिक से पर्सन किसी बच्चे का गलत नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना पेज, 1 पेज। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए थे बेटा जी। और जिस बच्चे ने बनाए हैं ना, वो बच्चा बहुत एडवांस चल रहा है, ये चीज होनी चाहिए थी। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर कह रहा हूं मैं। अतीत तुम्हारा क्या रहा है, गलतियां तुमने क्या दोहराई हैं, मैं नहीं जानना चाहता, और मुझे जानना भी नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इन 60 दिन को 120 दिन वाला प्रोडक्टिव बनाएंगे, जो अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे, जो आज के बाद 1 मिनट खराब नहीं करेंगे, जो पॉजिटिवली मेहनत करेंगे इस सिलेबस को लेकर। हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, ये बहुत आसान सा वर्ड बोला मैंने, आपको लग रहा होगा सर कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता सर, दिमाग खराब हो रहा है, आप कह रहे हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये मैंने एक वर्ड बोला, हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। आप लोग सुनोगे तो लगेगा कैसे हो जाएगा सर, ये नेगेटिव थॉट है। और ये क्यों आता है, जब अपन एक्शन नहीं लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं, सर ये पार्ट तो आता ही नहीं। अब आप लोगों को पता है कि इंडियन हिस्ट्री कला संस्कृति के 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान पार्ट और 100% वाला पार्ट क्या है, कला संस्कृति। कला संस्कृति के प्रश्न गलत नहीं होंगे। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री वाले प्रश्न हो सकता है 3 प्रश्न ऐसे पूछ ले जो आपको समझ में नहीं आए। आप बहुत मैक्सिमम भी पढ़ लोगे तो गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न गलत नहीं होंगे, कितना भी पेपर हार्ड आ जाए वहां पे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मान के चलिए। आपको समझ में आनी चाहिए कि मुझे किन चीजों पे फोकस करना है, क्या करना है, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स से मैंने प्लान किया, जैसे मैंने जो एनालिसिस किया, आपका बजट को आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम्स के आपके 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। पुरस्कार इस बार आपके पहली बार जोड़ा है, पिछली बार सिलेबस में नहीं था। अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स में पता है कितनी बुक्स पढ़नी है करंट में, आपको 3 किताबों के नाम याद करने हैं बेटा। सिर्फ 3 किताबें पढ़ के जानी है, 3 किताबों के अलावा चौथी किताब नहीं पढ़नी। और एक किताब वासुदेव देवनानी की, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया, वो किताब जरूर पढ़ लेना, बाकी मत पढ़ना। मतलब पीआईबी को जोड़ना है आपको, पीआईबी से रिलेवेंट करना। आप थोड़ा सा समझोगे ना, अवार्ड्स में आपको बहुत सारे अवार्ड नहीं पढ़ने हैं। आपके जुलाई में एग्जाम है, आपके कितने महीने का करंट पढ़ना है आपको, स्पेशली 3 महीने को ज्यादा टारगेट करना है, पढ़ना 6 महीने का बेटा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कम से कम इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार करोगे। अवार्ड्स में जब आप देखोगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री वाले, इनकी पूरी डिटेल्स पढ़ के जाना। अब एसआई का पेपर देखोगे, एनालिसिस हो गया, पद्मश्री पुरस्कार पे कैसा प्रश्न पूछा गया है, तुरंत दिमाग में हो गया, वैसा ही पढ़ के जाना है। पुरस्कार में जैसे ऑथर से प्रश्न पूछोगे तो ऑथर्स में सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान का चर्चित ऑथर कौन है इस समय, सबसे चर्चित ऑथर कौन है इस समय, अरे जितेंद्र सोनी है इस समय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चित है वो। आप यदि एनालिसिस करोगे ना बेटा, तो ये चीजें आपको ऐसा लगेगा, देखो आज मैं अवार्ड्स, बुक या ऑथर्स, जिस करंट को लेकर तुम हवा बनाए बैठे हो, तुम 2 घंटे में टॉपिक तैयार करके नोट्स बना के रख दोगे कि एक टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स में पीआईबी में राजस्थान के संदर्भ की जितने मान लो ट्राइबल्स गेम्स हो रहे हैं, अब ट्राइबल गेम्स सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि है इस समय भारत की करंट में, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कौन सी गतिविधियों में पदक जीते, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स में ये पूरा बजट से एनालिसिस करके पढ़ना है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सेंटर वाली योजनाएं पूछेगा, लेकिन जो राजस्थान में उनकी प्रोग्रेस क्या है, समझो शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में आए और एग्रीकल्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना संचालित करके गए, वो आपको पता होनी चाहिए, समझ लो, वो पीआईबी में उल्लेख है। तो पीआईबी भी मिश्रित करनी है, सूझे से मिश्रित करना है, ये करंट को पढ़ने का तरीका है। या बेटर कोई आपको लगता है कि सर इतनी मेहनत नहीं होगी, एक कोई भी मैगजीन, वैसे तो करंट मैगजीन से अब कम आ रहा है क्योंकि या तो अखबारों की कटिंग आ रही है, पर चर्चित स्थान का एक टॉपिक आपके इसमें बताओ, सबसे चर्चित स्थान कौन सा है इस समय, इस समय कोटा है बेटा। नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों में राजस्थान में जिन जगह पे आए हैं, जो जो उद्घाटन किए हैं, जो प्रमुख सौगातें दी हैं, बालोद आपका रिफाइनरी कहां, बालोतरा में, ये चर्चित है, ये आपको पता होनी चाहिए।
ये नेगेटिवली पॉजिटिव चर्चित है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चर्चित क्यों थी, क्या होना था यहां पे, कोटा क्यों चर्चित है, एयरपोर्ट क्यों चर्चित है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करो, अखबारों की कटिंग देखोगे ना, दैनिक भास्कर, स्पेशली दैनिक भास्कर की बात कर रहा हूं, दैनिक भास्कर के बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं करंट में, आप देखना। ये मैंने एसआई का पेपर एनालिसिस किया था, तब भी बताया था आपको। दैनिक भास्कर का एक न्यूज चैनल और बताया था मैंने, स्पोर्ट्स के जितने भी थे, ओलंपिक्स.com पे जितने भी एसआई के प्रश्न आए थे, सब वहीं से आए थे। तो थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत ज्यादा परेशान पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कार्य करोगे, मजा आ जाएगा। जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मेरे अकॉर्डिंग पढ़ ली होगी, जहां से पढ़ी होगी, मैंने पहले भी सजेशन दिया था महेश वर्णवाल से पढ़नी चाहिए, और उसके कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं, पूरी रटनी नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, प्रश्न गलत नहीं होते। लेकिन जहां से भी आपने पढ़ ली, अब कंटेंट को चेंज नहीं करना है, अब नया कंटेंट कोई पढ़ना नहीं है, केवल मैक्सिमम आप ये कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी गलती में वर्क कर सकते हो। कोई टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ पाए, केवल पीवाईक्यू पढ़ लो, ये तरीका है, वो लास्ट टाइम में यही होता है, थोड़ी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं 4 टॉपिक की कम से कम पीवाईक्यू पढ़ लूं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न करंट वाले टॉपिक्स को छोड़ के बाकी रिपीट होता है, समझ लो, लगभग रिपीट होता है। पॉलिटी में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन भाषा चेंज करके प्रश्न आएगा, इस सर बता देंगे भी पॉलिटी को लेकर, ठीक है। पॉलिटी को लेकर सब चर्चा कर लेंगे, लेकिन पॉलिटी में स्पेशली 12 से 14 प्रश्न लगातार आ रहा है इंडियन पॉलिटी वाले, तो मतलब आप इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ नहीं सकते तो सर बता देंगे कौन कौन से टॉपिक से छोड़ना है। साइकोलॉजी पे आ रहा हूं मैं। साइकोलॉजी में जो टॉपिक है, पहला टॉपिक नेचर, स्कोप एंड इंप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग। शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, केवल 3 बिंदु ढंग से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कहां से प्रारंभ हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान के 3 अवयव, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक, विकासशील, विधायक, सकारात्मक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है, मानक विज्ञान क्यों नहीं है, नियामक विज्ञान क्यों नहीं है, विकासशील विज्ञान क्यों है। ये 5 बिंदु पढ़ के जाने, प्रकृति पूरी होगी। शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप और उपयोगिता, मतलब एज ए प्रभावी शिक्षण है तो साइकोलॉजी कहां मदद करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना है, अनावश्यक एक लाइन नहीं पढ़नी आपको। ये बिंदु आपका मात्र 35 मिनट में तैयार हो सकता है, थोड़ी सी समझ बना ली। फिर जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट के सिद्धांत पे 100% प्रश्न आएगा, क्योंकि एकमात्र सिलेबस है जहां पे जिक्र किया हुआ है विकास के सिद्धांत। 14 जो सिद्धांत होता है ना बेसिक, प्रोक्सिमे डिस्टल, सिर से पैर, व्यक्तिगत भिन्नता, एच गुणा ई, अधिगम गुणा परिपक्वता, वो 14 सिद्धांत पढ़ के जाने, 100% प्रश्न आएगा। कोई पेपर उठा के देख लेना, सिलेबस में क्लियर मेंटेन किया है। फिर जितने डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, फिजिकल डेवलपमेंट, पहली बार आपके सिलेबस में जोड़ा है भाषात्मक विकास। अब भाषात्मक विकास को लेकर पजल हो जाओगे, भाषात्मक विकास में क्या आता है। भाषात्मक विकास के आरपीएससी में 2 ही प्रश्न पूछे गए, कौन से, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, और भाषा विकास की अवस्था। ये 2 ढंग से पढ़ जाओ, बाकी भाषा विकास पढ़ना ही नहीं, समझ लो। तो एक दिमाग में इमेज बनाओ, मॉरल डेवलपमेंट पे क्या पढ़ना है, कोहलबर्ग पियाजे पढ़ना है, कॉग्निटिव पे क्या पढ़ना है, जीन पियाजे पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सोशल पे क्या पढ़ना है, इरिक्शन पढ़ना है, ब्रॉनफेन बेनर पढ़ना है, ठीक है। और इमोशनल पे क्या पढ़ना है, विलियम मैकडूगल पढ़ना है, और उसका ब्रिजेज का सिद्धांत, और तीनों अवस्थाओं में कैसे कैसे, मतलब ये पूरी आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, मेरे दिमाग में। और ये कुछ इंपॉसिबल चीजें नहीं है, बहुत नॉर्मल है। लर्निंग का टॉपिक जैसे आप पढ़ते हो, लर्निंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसी लर्निंग को आप संक्षिप्त में पढ़ोगे, इस आरपीएससी का पैटर्न देखोगे तो आप देखना, आपके सिद्धांत डालें, मीनिंग एंड टाइप्स केवल ग्रेड 2 में लिखा है। तो टाइप्स में क्या आएगा, रॉबर्ट गेने, डेविड आसुबेल, और अधिगम के सामान्य प्रकार, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ढंग से पढ़ जाओ, एक प्रश्न 100% आएगा। और कितने मिनट का बिंदु है, 12 मिनट में आप पूरा बिंदु पढ़ सकते हो। ये मेरा एनालिसिस है, दिमाग में चलना चाहिए, पढ़ डालूंगा बस। मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाना चाहिए कि सर 50 दिन में बहुत बेटर करूंगा। ऐसे बिहेवियर सिद्धांत, तो उसकी मेरे पावलो ढंग से पढ़ लो, बाकी पढ़ो नहीं पढ़ो। कॉग्निटिव में जीन पियाजे पढ़ लिया, पूरा का पूरा हो गया। एडवर्ड टॉलमैन लेटेस्ट उभर के आ रहा है, टॉलमैन को ढंग से पढ़ के जाओ, कुर्ट लेविन पढ़ के जाओ, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ के जाओ, और अंतर्दृष्टि पढ़ो। फिर सोशल कॉग्निटिव दे दिया इस बार पहली बार सिलेबस में, मतलब लेवाइगोस्की पे 100% प्रश्न आएगा। और लेवाइगोस्की मात्र मेरे पढ़ाने के बाद यदि आपने मेरे से पढ़ा है तो 6 या 7 मिनट में 4 कॉन्सेप्ट समझ के जाना है उसके, ठीक है। ऐसे ही निर्मितवाद आज तक आरपीएससी का चाहे ग्रेड 1 ग्रेड 2 का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें निर्मितवाद का प्रश्न नहीं आता। तो निर्मितवाद में नई चीज क्या आ रही है, ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार टीचर की भूमिका नया बिंदु है। और नंबर 2 5E को डिटेल से पढ़ के जाना है, उन पे एग्जाम्पल आएगा। ये नई चीज है, बाकी निर्मितवाद सेम एज इट इज जो पहले आता था वैसा का वैसा आता। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्या नई चीज पढ़नी है मुझे, ठीक है। प्रैक्टिस अफेक्टिंग लर्निंग, ये पहली बार जोड़ा है, पहले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जोड़ रखा था, वो हटा दिया, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को छोड़ दो,
आपने पहले पढ़ रखा, इजी प्रश्न आएगा तो हो जाएगा, ये छोड़ दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में व्यक्तिगत कारक ढंग से पढ़ जाओ, और व्यक्तिगत कारक में 4-5 नए बिंदु है। अहंग्रस्तता, विन्यास, अभिरुचि, अभिवर्ती, ये पढ़ के जाना, इसमें से प्रश्न आएगा, 100% बोल रहा हूं। ये चीज मेरे दिमाग में जैसे है, आपके दिमाग में हो जानी चाहिए थी अब तक। फिर इंप्लीकेशन फॉर टीचर, मतलब सिद्धांतों की उपयोगिता पूछेगा। पर्सनैलिटी में 3 बिंदु दे रखे हैं, थ्योरीज, मेजरमेंट और मीनिंग्स। मेजरमेंट पर जरूर प्रश्न आएगा। पहले प्रभावित करने वाले कारक भी दे रखे, तो वो छोड़ देना। मेजरमेंट में प्रेक्षेपी विधियों में प्रश्न, नया प्रश्न क्या रहा, कोई बच्चा बताएगा? बाकी विधियां सेम है, लेकिन आईबीटी विधि के ऊपर उसका पूरा, मैंने जो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में लिखा है, हाँ, मतलब पी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, नया प्रश्न उभर रहा है, ये डिटेल से पढ़ के जाना। ये मैं थोड़ा सा दोबारा से टेलीग्राम पे भी इसका एनालिसिस करके डाल दूंगा। यदि ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था बैच में, भी जो खत्म किया मैंने, वो नई चीज है, बाकी सेम। एमएमपीआई जरूर पढ़ना है, मेजरमेंट में, बाकी पढ़ो नहीं पढ़ो, ये दिमाग में चलना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है, मेजरमेंट में प्रश्न कैसा आता है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं लास्ट टाइम में ऐसे कैसे पढ़ के जाऊं कि 100 प्रश्नों में से मैं 65 के आसपास पहुंच जाऊं। बहुत बड़ी बात होगी, 100% कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम वो तो पढ़ो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से कवर करने। फिर एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पहले सिलेबस में नहीं था, इस बार उड़ा। अब मेंटल हेल्थ की स्ट्रेटेजी नहीं दे रखी, केवल मेंटल हेल्थ का बेसिक पढ़ना है। बालक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले कारक, 5 डेफिनेशन पढ़नी है। अब जैसे मैंने दिमाग में बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ना है, ये पीवाईक्यू से होता है बेटा। और ये बार बार बोला हूं कि आरपीएससी के ज्यादा पेपर मत देखना आप, 2.5 साल के पेपर, 3 साल के पेपर जरूर देखना, 23, 24, 25, 3 साल के पेपर देख लो, बाकी पुराने मत जाओ आप। हर सब्जेक्ट में यही करो, पॉलिटी में भी यही करो, बाकी सर बता देंगे। पॉलिटी में सर यूपीएससी वाले पैटर्न पूछ रहे हैं, यूपीएससी के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, सर बताएंगे भी पॉलिटी को लेकर, जो आपकी टेंशन है। तो मैं इसको बता देता हूं, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस में जो प्रश्न आते हैं वो 5 सिद्धांतों पूछती है आरपीएससी, उनको ढंग से कवर कर लो, ठीक है। मेजरमेंट के ऊपर मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अब मैं इसलिए आपको लग रहा है सर 10 मिनट तो कैसा ज्यादा लगते हैं, मैं खैर मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, 2008 से, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी समझ डेवलप की जाए तो ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस पहले सिलेबस में डाल नहीं रखा था, इस बार जिक्र कर दिया है, तो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रश्न आएगा। और 25 वाले पेपर देखना आप, इमोशनल इंटेलिजेंस पे सेकंड ग्रेड के सभी पेपर में प्रश्न है। और किस पे आता है, जॉन मेयर पीटर सेल्यू का योग्यता प्रतिमान और निश्चित प्रतिमान, 2 के अलावा प्रश्न नहीं आता। इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, बस उनकी स्किल्स क्या है, उनका अर्थ समझना है आपको। फिर जैसे मोटिवेशन में आते हैं, तो मोटिवेशन अलग से पूरा टॉपिक डाल रखा है, 2% मिनिमम आते हैं मोटिवेशन से। अब मोटिवेशन में प्रश्न क्या आ रहा है, नई चीज क्या आ रही है मोटिवेशन में, आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रश्न आ जाता है, अचीवमेंट मोटिवेशन में प्रश्न आ जाता है। अब सिद्धांतों में प्रश्न आने लग गए, तो सिद्धांतों में जो गौण सिद्धांत है पढ़ के जाना है, बस ये याद रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस में उन्होंने पहली बार क्या, पिछली बार बच्चों के नाम लिख रखे थे, बच्चों के नाम हटा दिए, केवल इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रकार, सोर्स, प्रभावित करने वाले कारक, उपयोगिता और इंक्लूसिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन चार्ट लीजिए सर आपने। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कितने मिनट का बिंदु है बेटा, मैं थाने 2 मिनट में समझा सकूं समावेशी शिक्षा क्या होती है, सिर्फ 2 मिनट का बिंदु है। उसके मेन कॉन्सेप्ट 5 लाइन में समझने हैं। आपका प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, तुम सीटेट का फॉर्म भर देना, मैं 5 मिनट बताऊंगा, कभी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ये चीज प्रेशर क्रिएट मत करो, मैंने तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, जो पहली बार जुड़ा है। 21वीं सदी के कौशल को लेकर इतना माहौल बन रखा है, वो 21वीं सदी के कौशल इतने इजी प्रश्न बनते हैं उसमें से। आपसे केवल ये पूछेगा फिलिप्स में क्या शामिल है, इसमें जीवन कौशल में क्या शामिल है, ठीक है, लिटरेसी कौशल में क्या शामिल है, अर्थ या उदाहरण पूछेगा। तो पजल्ड मत हो, समाधान ढूंढो कि मैं इसको कैसे करूं। तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन इस बार नया जोड़ा, मतलब 100% प्रश्न आएगा। और 5 मिनट का बिंदु, समय रात में लास्ट में चर्चा कर लूंगा। क्या बच्चे पढ़ने के नहीं पढ़ने, पढ़ने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक और बाल अपराधी हल्के से देख लेना, स्पेशली ज्यादा भी नहीं, तो प्रतिभाशाली बालक जरूर देख लेना। चाय पे लेता हूं, ठंडी होगी सर, बताना चाहिए था आपको। देख लो, ऐसे दोस्त होते हैं, दोस्त किसी के नहीं होते हैं, समझ गए ना बात। जरा विश्वास मत रखना, चाय पी के आराम से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताना आपको सर की मुस्कुराहट का राज क्या है। जब ये जिंदगी के सबसे गजब के पीरियड में थे, तब इनको किसी लड़की से प्यार हुआ था, और वो
उस लड़की को बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ, अपनी पढ़ाई को त्याग के उसको पढ़ाते थे, खुद पढ़ाते थे, और एक दिन वो चली गई। तब से इनकी पर्सनालिटी में जो चेंज आया ना सर, फिर फर्स्ट ग्रेड टॉपर, सेकंड ग्रेड टॉपर, थर्ड ग्रेड टॉपर, आरएस, सबको फोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इनको लगा कि जो इंसान जिसके लिए मैंने इतना किया वो मुझे छोड़ के जा सकता है, इसका मतलब सेल्फ लव करना है। तो आजकल सर खुद से प्यार करते हैं बस, इसलिए अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। ये सर से सीख के जानिए पर्सनालिटी से बात। डेवलपमेंट ऑफ 21वीं सेंचुरी स्कूल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें आपको 12 कौशल का नाम याद होना चाहिए, कौन सा किस कैटेगरी में शामिल है ये आपको पता होना चाहिए, और अप्लाइड प्रश्न आएगा। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जैसे मैं पूछ लूंगा कि एक बच्चा आलोचनात्मक चिंतन के ऊपर प्रश्न पूछ लिया कि एक बच्चा किसी समस्या के हर पहलू को देखता है और शक्ति रूप से उसके विश्लेषण करता है, तो ये कौन से प्रकार का लाइफ स्किल है? क्रिटिकल थिंकिंग। एक बच्चा कम समय में अधिकतम कार्य करता है, ये कौन सा लाइफ स्किल है? प्रोडक्टिविटी। एक बच्चा हमेशा चीजों को नए तरीके से करता है, वो रचनात्मकता। तो ये मतलब ऐसे अप्लाइड प्रश्न पूछेगा, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको देखना। इसके कुछ पीवाईक्यू मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में करवाए थे, जो टेस्ट आपका करवाया था, जो अपनी बुकलेट भी आ गई, उसमें जो मैंने प्रश्न करवाए ना, वो किसी न किसी एग्जाम में आए भी हैं, और मैंने पूरा एनालिसिस करके उन प्रश्नों को बनाया कि ऐसा प्रश्न मैक्सिमम पूछ सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये मेरे कोडिंग एनालिसिस है, फिर मैं आपके कुछ सवाल लूंगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सर सवाल लें, आप कुछ पॉलिटी में डायरेक्ट बताओगे? कुछ सवाल आप बताओ जो आपके मन में, दिल दिमाग में चल रहा हो कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका कैसे समाधान है। उसके बाद सर से उनका आंसर देते हुए अपन डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो मुझे लगेगा मैं दे दूंगा। बताओ, फटाफट बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कोई प्रश्न? बोलो। नमस्कार सभी को। सवाल से पहले मैं एक बात जनरली मैं कहता हूं हर जगह ही, तो वो मैं बात आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों में सभी ने तैयारी कर रहे होंगे, पहले भी की है, एग्जाम तो दिया ही है ना, ऐसा थोड़ी है। और ये बात मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूं, लेकिन आपकी सहमति हो जाएगी, मुझे ध्यान है कि कोई भी एग्जाम जो आपने पहले दिया है उसमें आप इस वजह से नहीं रहे कि आपकी तैयारी कमजोर थी। ये मैं पिछली बार भी हमने बात की, तब मैंने रिपीट किया था, क्योंकि मेरा रिपीट करने का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एग्जाम, यानी पिछले वाला एग्जाम है, उसमें यदि कट ऑफ 70 छोटी है तो आप 67-68 के आसपास थे, कोई 68, कोई 69, कोई 66, यानी आप कट ऑफ से जस्ट पीछे थे। लेकिन वो इस वजह से नहीं थे कि आपकी तैयारी कमजोर थी, इस वजह से थे कि आपको 2-4 क्वेश्चन आते हुए गलत किए थे आपने। यदि मैं ऐसों की लिस्ट छांटूं तो लगभग सब कहेंगे कि हम अंदर थे। गलत है ये बात? यदि मैं आपसे कहूंगा तो आप सभी ये कहोगे। इसका मतलब मैं आपको इस बात के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये तो मानो ही मत कि आप सिलेक्शन की तैयारी के अंदर नहीं हो, ये तो परफेक्ट है कि आप सिलेक्शन की तैयारी के अंदर हो। आप जो आपकी तैयारी आज वो सिलेक्शन ओरिएंटेड है, बस ये करना है कि गलतियां नहीं करनी, बस ये सीखना है। और आप देखना कि बहुत सारे, चलो आप में से कितने ऐसे लोग मानते हैं जो कहते हैं मेरी गलती नहीं होती, आते हुए मेरा प्रश्न गलत नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता? कितने लोग हैं? देखना कि जो भी तैयारी, देखो ऑलमोस्ट ये खड़िया करते हैं, उनसे ये बात हमेशा ही होती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, बस मैंने लास्ट में कुछ गलती करती, या तो आते हुए क्वेश्चन नहीं समझ पाया, या नहीं को नहीं पढ़ पाया है, कोई पढ़ के आंसर दे दिया, या हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं, पहले पे और कॉन्फिडेंस था और टिक करके आगे निकल गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो तैयारी है अब तक की, उस तैयारी में केवल एक चेंज आपको करना है कि वो टॉपिक आपके यहाँ जाकर के सिलेबस में छांटो। देखो मैंने अपने लाइफ में किया है, इसलिए मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया है, कि वो टॉपिक छांटो जो आपके कंफ्यूज वाले हैं। अब वो कैसे पता चलेंगे? जैसे आप टेस्ट दे रहे हो और जहां पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, वरना वो टॉपिक आपके अभी भी अच्छे से तैयार नहीं है। और मेरा मानना है कि इस टाइम में 30 दिन 40 दिन जो भी बचे आपके पास, इस टाइम पीरियड में उन टॉपिकों को कम से कम 10 बार 12 बार रिवाइज कर दो। जो भी आपके ऐसे टॉपिक जो आपके बहुत मजबूत है, तो मेरे हिसाब से
उनको 2 बार रिवाइज करोगे तो भी काम चल जाएगा। जिनको आज भी आप कर पा रहे हो तो 1 बार 2 बार रिवाइज कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे टॉपिक जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब यह है कि उनका रिवीजन नहीं है। और इसमें भी मेरा मानना है कि सिलेक्शन उसका नहीं होता जो बहुत पढ़ता है। छोड़ देना इस बात को, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, सिलेक्शन उसका होता है वो जो बहुत रिवीजन करता है। क्योंकि रिवीजन करने से वो एक एक बात अपने माइंड में छप जाती है। और जब आप प्रश्न पढ़ते हो ना, जैसे मैं बताऊं सर, सेकंड ग्रेड का वाक्य मैं बता देता हूं मेरा। सेकंड ग्रेड में मैंने जब पेपर किया, क्योंकि लगभग सब पेपरों में ये होता था कि इतनी बार रिवीजन करके जाते थे कि जब उसको पढ़ते थे तो ऑप्शन में तब जाते थे जब ये कहता था कि कथनों को पढ़िए, तब तो ऑप्शन में जाते थे हम। लेकिन ये कहता ना कि ये योजना है, कुछ भी है, इसके बारे में कौन क्या सही है, तो हम तुरंत माइंड में आ जाता था कि ये होगा। अब ऑप्शन में ढूंढते थे कि ये कहां है। इसका मतलब होगा वो रिवीजन का फायदा था हमें। तो आप लोग भी रिवीजन करोगे तो गलत होगा ही नहीं। और ये जो भी कहते हैं ना कि मैं एग्जाम में जाता तो हूं, 4 ऑप्शन होते हैं, 2 तो निकाल लेता हूं, 3 निकाल लेता हूं, 1 में कंफ्यूज हो जाता हूं, गारंटी है उसको घर जा करके, चलो एग्जाम तो छोड़ो, आज पेपर दिया, पिछला दिया, इन पेपरों का एनालिसिस कर लेना। जिनमें भी कंफ्यूजन है आपको, वो वही है जो टॉपिक आपके अच्छे नहीं है। अच्छे का मतलब जब आप पढ़ते हो ना, तो या तो बेहोशी में पढ़ते हो कि माइंड तो और कहां है, कोई सपना देख रहा है, कुछ सोच रहा है, पढ़ते पढ़ते मतलब 2-3 लाइन आपने पढ़ ली, तीसरी लाइन तक तो आप होश में थे, ढंग से पढ़ रहे हो, रिवीजन हो रहा है बढ़िया, चौथी लाइन में पता नहीं क्या सोच रहे हो, टॉपिक चल रहा है, पता चला पन्ना पलट लिया, उसके बाद में पता चला टॉपिक तो रह गया, वापस पीछे चलते। तो वो स्थिति है कि बेहोशी में नहीं, होश में उसको रिवीजन कर लो, और 10 बार तो कम से कम रिवीजन कर लो, हो जाएगा। नहीं मानते हो कि आप नहीं होगा, इस समय बहुत आसानी से होगा। क्योंकि स्टूडेंट इस 10-12 महीने के पीरियड में सबसे ज्यादा होश में होता है लास्ट के महीने में। बाकी 10 महीने पहले सब ज्यादा बेहोश, फिर 9वें महीने में थोड़ा होश बढ़ता है उसका, ऐसे करते करते लास्ट के महीने में वो कंप्लीट होश में होता है। इसलिए वो 15 घंटे भी पढ़ता है ना, होश का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी पढ़ लो, पढ़ के जब आप खड़े होंगे ना, तो माइंड भारी नहीं होगा आपका, आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। ये होश का कारण है। और फ्रेश फील कब नहीं करते हो? जब बेहोश में होते हो। जब भी बेहोशी में रहोगे, क्योंकि माइंड तो और जगह, पढ़ और जगह रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और सर आपको पढ़ाते हैं कि द्वंद्व जब भी होता है तो शरीर थकता है, और उसी समय आप थकते हो और बेहोशी में हो जाते हो। इसलिए इस पर ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये आप 10 बार कम से कम रिवाइज करो। अब आपके क्वेश्चन अपन ले सकते हैं जो भी आपको। ये बेहोशी वाला इनका सवाल है कि सर बेहोशी में रहते हैं, इसका कोई समाधान है? मुझे तो इनके सारे एक्सप्रेशन देख के लगा कि सर बेहोशी ज्यादा रहती है। होता क्या है कि बेहोशी का जनरल इस समय तो ये होता है कि जैसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोझ सा लगता है ना, तो फिर कल्पना में चले जाते हैं अपन। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं, मैं तो मेरी भी बता रहा हूं कि कल्पना में चले जाते हैं, फिर सिलेक्शन पे चले जाते हैं कि नहीं हुआ तो वो हुआ तो, मतलब उस चीज पे चले जाते हैं। मैं तो खुद आश्चर्य करता हूं कि हम उस चीज पे तो अपना पूरा ध्यान देते हैं, पूरी होश में सोचते हैं उसको, वहां बेहोश नहीं होते। जब कल्पना में अपन किसी चीज की कल्पना करते हैं तो कंप्लीट होश में होते हैं, वहां बेहोश नहीं होते अपन कि मैं क्या करूंगा, हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये होगा मेरे साथ। और देखो कितनी गजब इंसान, कितना मतलब खुद के प्रति कितना धोखेबाज है कि जिस चीज पे उसका वश ही नहीं है, उस पर तो वो पूरे ध्यान में है। क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपके वश में है क्या? नहीं, अपने कोई वश में नहीं है, फैक्ट ही है। लेकिन तैयारी अपने वश में, पढ़ना अपने वश में, तो जो चीज वश में नहीं है ना, उसमें तो अपन बेहोश रहना पसंद करेंगे। और जो अपने वश में है, ठीक है ना, जो नहीं है उसमें अपन कंप्लीट होश में रहेंगे। आप देखो सपना सोचते हो ना, आप सिलेक्शन हो गया तो ये होगा, इतनी सैलरी आएगी, ये पोस्टिंग होगी, 1 मिनट भी आपका होश गायब नहीं होता। बस उसको इधर कन्वर्ट कर लो और इसको उधर कर दो, इतना सही चेंज करना है, होश इतना सही है। अब आप अपने सवाल ले सकते हो। और कोई सवाल बताओ, बताओ। एसएसटी सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी सब्जेक्ट, उसको मैंने एनालिसिस किया 2013 के बाद जो भी क्वेश्चन है
देखो आप जो इसमें मैं मानता हूं कि जो अपने आसपास हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो पुराने एग्जाम लगे हुए हैं इसके नेट के स्पेशली आप देखोगे तो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं तो आपके जो जीके में पॉलिटी वाला पार्ट है जो सर बता रहे थे अभी, आप ये देखना कि यूपी पीएससी यूपी वाली, हरियाणा वाली ये 2-3 एग्जाम, एमपी वाली ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र बेल्ट वाली एग्जाम, अपनी आरएस के पुराने पेपर और यूपीएससी के पेपर देख लो। आप देखना आपका 40% पेपर है ना रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा एज इट इज। एक बार वर्ल्ड पीवाई को निकालो, उसके नेट के पेपर जरूर देख लो, वो टॉपिक से रिलेवेंट देखो आप, है ना? पूरा मत पढ़ो लेकिन टॉपिक से रिलेवेंट जरूर निकालो, वो वहीं से परसेंटेज उठाएगा, कंप्लीट उठाएगा। और जो भी टॉपिक होता है ना, अब आप इस समय देख लो जैसे संसद में बिल चल रहा है और अभी एक प्राइवेट बिल भी रखा गया, आपको ध्यान हो तो पॉलिटी को तो मैंने आज तक का मेरा एनालिसिस यही कहता है कि पॉलिटी के प्रश्न आते तो ट्रेडिशनल हैं पर वो सारे करंट ओरिएंटेड आते हैं। 90% क्वेश्चन सारे क्या करता है, करंट बेस की वही घटना होती है। जैसे महिला आरक्षण वाला बिल था, अब ये बिल का था तो ये बिल के चरण पूछ ले आपके, ठीक है ना, 3 वाचन होते हैं, वो पूछ ले कि कौन से वाचन में बिल का पूरा प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है ना, कौन से वाचन में चेंज नहीं हो सकता बिल में, तो वो पूछ ले प्राइवेट बिल कौन प्रस्तुत करता है, सरकारी व्यक्ति करता है या गैर सरकारी व्यक्ति करता है। तो जो भी इस समय चर्चा में होते हैं ना उनसे रिलेटेड पूछ ले। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अब 368 के तहत हुआ है तो 368 की प्रोसेस पूछ ले कि क्या 368 में केवल प्रोसेस है या पावर भी है, और बहुत बारीक सा लेता है। जैसे बहुत समय तक ज्वाइंट ये कोचिंग्स में भी यही पढ़ाते थे कि संयुक्त बैठक, ठीक है ना, तो ये 108 पूछ लिया ज्वाइंट सिटिंग वाला, ठीक है ना, तो ज्वाइंट सिटिंग वाला पहली बार पूछ लिया। संयुक्त अधिवेशन पढ़ाया करते थे पहले कि संयुक्त अधिवेशन होता है, वर्ड था बैठक, तो उसने पूछ लिया कि 108 के तहत आयोजित होता है संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन सारे दे दिए। तब वो क्या करता है कि वो जो बारीक वर्ड होता है ना और जो इस समय चर्चा में चल रहा होता है उसको उठा के पूछता है। पॉलिटी में एक करंट अफेयर में पॉलिटी में एक चीज ध्यान रखना कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनों में एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आराम से अपन पहचान लेते हैं। देखो एक तो हो गया जो जनरल सब पढ़े हुए हैं उसको भी पता है एग्जामिनर को कि ये वो चीज है जो सब पढ़े हुए हैं, वहां से वो डेप्थ दे देगा। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो अपन को लगता है कि अपन ने तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं आगे कहां से गया, उसको आप जितने भी आए हैं ना पेपर अभी ऐसा ही करिए, आप एक बार खंगाल के देख लेना कि एक ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा आपको जो आप कॉमन सेंस से कह सकते हो कि ये सही है या गलत है, और वही स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन को डिसाइड कर गया। और नहीं मानो मैं अभी ऐसा ही का देख रहा था तो ऐसा ही भी मैंने ऐसे देखे जो मैंने सोचा कि यार ये तो अपन भी पढ़ रहे हैं तो अपने भी नजर में नहीं है, फिर मैंने ऑप्शन पढ़ना शुरू किया तो सर एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसको कॉमन सेंस से यूज करना, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा, आपने प्रश्न ही नहीं पढ़ा, लेकिन आपका कॉमन सेंस यूज करना क्या ये वास्तव में इसके साथ है। जैसे कॉमन सेंस कैसे, या तो केवल वर्ड दे देता कि इसमें केवल ही इस क्षेत्र को टारगेट किया गया, और मैं कहता हूं केवल वर्ड जहां पे भी स्टेटमेंट में है ना 99% गलत होता है, 99, ठीक है ना, या ऐसा उद्देश्य दे देता है जो उसके साथ मैच ही नहीं खाता। और ऐसा ही में देखना आप कि जैसे कथन कारण के क्वेश्चन दे दिए, कथन में तो योजना या कुछ भी दे दिए, प्रोग्राम सरकार का या सरकार की कोई घोषणा, और कारण में उसका उद्देश्य दे दिया। अब केवल मैच ही तो करना है, मैच ही तो करना है, यदि वो उसके साथ मैच खा रहा है इसका मतलब कथन कारण की। और ये मानो कथन कारण वाले प्रश्न तो ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि हमारे कॉमन सेंस को यूज करना होता है, और ये पेपर कठिन नहीं आया है, जिसने कठिन बना लिया है मानसिकता से उसके लिए कठिन है, बाकी कठिन नहीं है। और कोई क्वेश्चन होता आपके? सवाल और कोई सवाल बताओ। तीन चार दिन लगातार अच्छा पढ़ते हैं उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आता है, उसका क्या करें आप बताओ फिर मैं बताऊं। देखो आप बताना चाहता आप बता दो। मेरा पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। मेरा मानना तो यह है डिस्ट्रैक्शन का एकमात्र रीजन ये होता है कि अपन 4-5 दिन रेगुलर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना तो एडजस्ट हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं अपन। आप किसी काम को लगातार कर लो सैचुरेट हो जाते हैं, और सैचुरेट हो जाते हैं ना तो उस समय ऐसा लगता है कि मन नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा है, पढ़ने को किताब की तरफ दे तो किताब का मन नहीं करता कुछ। तो या तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप या तो थोड़ा सा घूम लो,
घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। या जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मेरा सबसे अच्छा समाधान ये होता था कि मैं रिवीजन पे आ जाता था, बैठ के बैठा बैठा आंख बंद करके रिवीजन करता था। थोड़ी देर वो टूटता नहीं था, क्योंकि वो सैचुरेट हुए ना अपन, जो एग्जॉस्ट हुए हैं 4-5 दिन के पढ़ने से, वो क्या होता है कि वो लेयर सी बन जाती है। तो वो बार बार मन अपन को कहता है कि क्यों, क्या करूंगा, आप ये किताब उठाओ, कहेगा मन ही नहीं है, मन खुद मना करेगा। फिर आप दूसरा नोट्स उठाओ, मन कहेगा नहीं। आप जितना उठाओगे ना, आपका मन आपको हर जगह नकार देगा उस समय, और आपको ये कहेगा कि तू कुछ मत कर, आपको उस जगह लेके जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, और फिर उस समय एक प्रॉब्लम और होती है, उस समय फिर अपन बैठ के सोचते हैं कि मैं रिवीजन करूं, कितने गा रहे, फिर कुछ याद भी नहीं आता, क्योंकि उस समय अरे ये तो याद भी नहीं आ रहा, पढ़ भी लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर और दिमाग खराब होता है। तो कुछ नहीं करना, या तो थोड़ा सा घूमने निकल जाओ, घंटे 1.5 घंटे, सबसे अच्छा होता है। तो वो अपने अंदर, लेकिन बैठना मत, क्योंकि बैठे रहोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जो एडजस्ट हुए हो ना, अभी डिटॉक्स नहीं हुई आप, बॉडी आपकी डिटॉक्स हुई नहीं है उससे, तो केवल आप बैठे घूमने निकल जाओ। या मैं तो ये करता था कि मैं रिवीजन कर लेता था, कि मैं आंख बंद करके सोचता था, आधा घंटा 1 घंटा मुझे बहुत जोर आता था कि मन बार बार नकारता, पर मैं मन की सुनता नहीं, बैठा बैठा रिवीजन रिवीजन, फिर इसके बाद में स्पीड वापस हो जाती है। सबसे सरल तरीका है। आप बताइए सर। सर ये सही कहा सर ने, बहुत अच्छे से बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं विराट कोहली की एक पढ़ रहा था एक लाइन, उसमें उसने इसका बहुत अच्छा समाधान बताया है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था। विराट कोहली ने कहा है कि मैं बहुत अजीब सा फील करता हूं कि मुझे नहीं खेलना। फिर वो कहते हैं कि मैं निकल जाता था अकेला, किसी को बिना साथ लिए, और सेल्फ टॉक करता था। बहुत अच्छी तकनीक बताई इन्होंने, सेल्फ टॉक हमेशा करो। और ये मैंने आपको पहले भी बोला है, एग्जाम से 60 दिन पहले सेल्फ टॉक का बहुत ज्यादा प्रयोग करो, और एक विजुअलाइजेशन बहुत करो। और विजुअलाइजेशन में केवल पॉजिटिव मत करो, नेगेटिव भी कर लो। माइकल फेल्प्स की ऑटोबायोग्राफी किसी ने पढ़ी है? माइकल फेल्प्स को जानते हैं आप सब लोग? पढ़ना, बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने। जब बीजिंग ओलंपिक में वो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं विजुअलाइज करता था पॉजिटिव कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं नेगेटिव भी करता था कि मैं तैराकी स्विमिंग करते करते ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे गॉगल्स में पानी भर गया और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो उन्होंने विजुअलाइज किया है, उसमें मैं क्या करूंगा, अंधेरा छा रहा है। और उनके साथ बीजिंग ओलंपिक में सच में ऐसा होगा, जैसे आपके साथ होता है कि आप ये अच्छा ही विजुअलाइज करते हो कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, पेपर अच्छा होगा, खराब नहीं होगा, मैं बन जाऊंगा। लेकिन हो सकता है पेपर देखते आपके पसीने छूट जाए। तो उसने विजुअलाइज किया नेगेटिव भी, और उसके साथ जब ऐसा हुआ, जब गॉगल्स में पानी भरा, तो एकदम शांत हो गए। और शांत होने के कुछ देर बाद में उन्होंने अपने स्टेप्स उठाए। और आपको पता है, दुनिया में एकमात्र तैराक है जिसने एक प्रतियोगिता में, एक ओलंपिक में एक साथ सभी प्रतियोगिताओं में 8 मेडल जीते हैं। ये चीजें अपने को बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर सब संभावनाएं, सब शक्तियां हैं। बस सेल्फ टॉक जो है वो बहुत अच्छे से करो, समझ लो, प्रकृति के बीच में जाओ, बहुत बढ़िया तरीका है। यदि आप ईश्वर को मानते हो तो मंदिर में भीड़ वाली जगह पे मत जाना, कोई भी ऐसी जगह पे जहां आपको सुकून मिले वो करें। और सर ने दूसरी चीज बहुत सी बोली कि मन को आप बार बार करो, फिर वो मन उसके अनुसार ढल जाता है। आप 6-7 बार करोगे ना तो वापस मन रिविजन करने में लग जाएगा। तो अच्छी तरीका है ये। और एक थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करो। लास्ट में 1 घंटे, 60 दिन जब बचते हैं तो आधी घंटे या 1 घंटे या तो फिजिकली आप चलते हुए कुछ टॉपिक्स रिवाइज करो, है ना। चलोगे ना, बॉडी में जितना मूवमेंट होगा उतना स्ट्रेस रिलीज होगा और उससे थकान नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बॉडी मूवमेंट जितना होगा उतना बेटर लास्ट टाइम में। मैं तो कहूंगा 20 मिनट से यदि बैडमिंटन खेल सकते हो तो खेलने की कोशिश करना। दौड़ सकते हो 10 मिनट, आप तो जवान बच्चे हो, दौड़ सकते हो, ठीक है। तो 10 मिनट पार्क जो आसपास है वहां दौड़िए, बहुत अच्छा फील होगा। आपको खुद को लगेगा कि मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। और कोई सवाल? इस पे 2 बात मैं जोड़ दूं, सर ने जो बताया अभी, कि एक तो सेल्फ टॉक जो सर ने बताया ना, उसका सेल्फ टॉक का जैसे मैं खुद करता था कि जैसे मान लो मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ाई का, तो मैं निकल जाता, और जो सर कह रहे हैं ना, बिल्कुल अकेला, किसी से नहीं, और घूमता घूमता, पता मैं सेल्फ टॉक क्या करता, मैं सोचता कि सिलेबस के इतने पॉइंट है और इस पॉइंट में मेरे को ये याद है, ये याद नहीं। थोड़ी देर बाद में जो वो होती ना कि वो जो सैचुरेट मैं हुआ था वो तो पता नहीं कहाँ चला जाता, और मैं खुद से सोचता चला जाता। फिर धीरे धीरे वो रिवाइज, आप चलते हुए रिवाइज करते हो तो बहुत सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। और हमारी तो जैसे आरएस मेंस का आपको पता 13, 14, 15 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, तो वो सब्जेक्ट हम घूमते हुए रिवाइज कर लेते थे, घूमता घूमता, खुद में खोता खोता, बस घूमता रहता, और मुझे पता नहीं चलता। मुझे ध्यान है कि ऐसी जगह घूम रहा हूँ जहाँ पे साधन नहीं आ रहे हैं, शिक्षा संकुल आपकी
आप सभी जानते हो, तो रात को वहां घूमता, जैसे 9 बजे से घूमता तो 11 बजे तक घूमता घूमता एक टॉपिक पूरा सिलेबस का, एक सब्जेक्ट पूरा, ऐसे घूमते घूमते वो लास्ट में हैबिट आ गई थी। शुरू में बहुत टाइम लगता था। तो एक तो ये जो सर ने बताया, उसमें मैं ये कहूंगा कि आप सेल्फ टॉक में ये कर सकते हो कि जब आप घूमने निकल गए आधा घंटा तो खुद से बात कर सकते हो। और एक दूसरा जो सर ने कहा ना कि आप नेगेटिव चीज को भी ध्यान रखो आपके, तो ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है वो भी विजुलाइज करो, और नहीं होगा तो क्या होगा वो भी विजुलाइज करो, ताकि उस कंडीशन के लिए तैयार रह सको। कई बार क्या होता है कि सब कुछ पॉजिटिव विजुलाइज कर जाते हो और एग्जाम में बैठते हो तो 13, 14, 15 तक क्वेश्चन नहीं आते, और 13, 14 तक नहीं आते तो आपको पता हालत क्या होती। वो तो हमें बिठा दो, हमारी भी ऐसी होगी, तो सबकी होती। तो एक तो ये मानो कि हम सब लोग है ना कॉमन मैन है, कोई हमारे अंदर कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक मैन नहीं है कि उसको घबराहट ही नहीं होती। इसलिए जब आप ये चीज मानते हो ना कि घबराहट सबको होती है, तब अपन थोड़े इजी गोइंग होते हैं। बजाय ये मान लिया ना आपने कि तो मुझे ही होती है, तो एग्जाम में ज्यादा दर्द देगी होगा। इसलिए ये जरूर। और कोई क्वेश्चंस के आंसर भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, कहाँ गलतियां ज्यादा तो व्याख्या का तो सिंपल सा है, देखो वो चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, ये योजना चलाई गई है जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है। और फिर दूसरा कारण बता दिया कि ये योजना इतनी तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई थी, तो इसमें तो कोई व्याख्या ही नहीं हो रही। दोनों अलग तथ्य हो गए ना। तथ्य अलग हो गए, एक योजना से रिलेटेड ही है दोनों, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। एक तो व्याख्या में हमेशा क्योंकि जोड़ के देख लो, क्योंकि जोड़ोगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा वो, लेकिन क्योंकि जोड़ने से ही प्रयास नहीं होगा। क्योंकि जोड़ के आप तो योजना एक ही है, दोनों स्टेटमेंट योजना गया है, तो जबरदस्ती बिठा लोगे माइंड में कि व्याख्या कर तो रहा है, योजना तो एक ही है ना, कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, और पहले स्टेटमेंट की जो कोर थीम होगी, कि स्टेटमेंट का जो मेन मुद्दा होगा, क्या उसी मुद्दे को सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है क्या, तब व्याख्या है, तब व्याख्या है वो। मान लो पहले स्टेटमेंट में मातृ वंदना योजना है और दूसरे स्टेटमेंट में मातृ वंदना योजना की कोई स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि इस योजना में यह लाभार्थी को दिया जाएगा, तो इसका मतलब जो योजना, देखो पहले स्टेटमेंट में ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई मातृ वंदना योजना, दूसरे में कहते कि मातृ वंदना योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस तारीख को किया गया, कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन मातृ वंदना योजना की विशेषता दूसरा स्टेटमेंट लेके आ रहा है, तो फिर व्याख्या हो रही है। उद्देश्य बता रहा है उसका, मतलब उसकी विशेषता, उसका उद्देश्य उठा रहा है ना, मातृ वंदना योजना में क्या है, क्या इससे सफल क्या हासिल होगा, क्या इसके टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। यदि वो सेकंड स्टेटमेंट में है तब तो वो व्याख्या है, नहीं तो ये समझना कि वो व्याख्या नहीं है। आप जबरदस्ती व्याख्या मत बनाओ उसको। 50 प्रश्नों की आप खुद हल कर लो, जैसे हमने जो टेस्ट सीरीज इस किताब में डाले हैं ना, आप खुद इसमें एक बार निकाल के देखना, 20% निकाल लेना आप, आपका दिमाग के जितने भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि वास्तव में ये प्रश्न मेरे गलत क्यों होते हैं, मेरे समझ में क्यों नहीं आते, तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। मैं कितना ही ज्ञान दे दूं आप लोगों को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सुना तुमने फिर भूल जाओगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो, जितने गाड़ियां चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, गलतियां करोगे, यहाँ गलती की, फिर उससे सीखोगे। अप्लाई करना सबसे अच्छा तरीका होता है, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई समाधान नहीं। मैक्सिमम कोशिश करो कि 20-30 मिनट आज एक टेंशन मिटानी है मुझे, कथन कारण वाले प्रश्न मेरे गलत नहीं होंगे, आज 1 घंटा मुझे इस पर वर्क करना है, टारगेट लिए काम किया करो। ऐसे रोया करो मत हो कि मैं तो आवा ही को नहीं, और मैंने आई को चुका है, आप तो मन कदे ही को नहीं आज के। अरे क्या है, टारगेट लिया कि आज इसका समाधान ढूंढूंगा, आज इसका ढूंढे बिना उठूंगा नहीं, निकल जाएगा समाधान। कॉन्फिडेंस उसी से आता है। जितना चीजों को पोस्टपोन करोगे, जितना लटकाए रखोगे, जितना टाल मटोल करोगे, वो तुम्हारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी आगे। और बताओ, बोलो बोलो फटाफट बोलो। प्रॉब्लम से नहीं है, ये बच्चे सब सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, देखना रैंक लेके आएंगे। डी सिंह सर पेन लेने आ रहे हैं, हम आ गए, हमारा सिलेक्शन हो गया है, फिर डी सिंह सर स्टेटस लगा रहे हैं। अच्छा तुम सेमिनार में थे, सभी वही हो ना? और बताओ बताओ, डर लग रहा है क्या? नहीं, इतना तो डर नहीं लग रहा, डर लगना चाहिए बेटा। डर लग रहा है इसका मतलब तुम तैयारी कर रहे हो।
मैंने आज एक इंटरव्यू लिया था ग्रेड एस्ट में, एक 4th रैंक पे मौजूद है ना सर। एक बच्ची थी 4th रैंक पे सिलेक्ट हुई थी, वो आज आई थी मिलने के लिए, और बहुत कॉमन मतलब विवाहित महिला, आप समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सर आपका एक वीडियो था एग्जाम से पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखना 24 ये फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम से पहले, सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम से पहले, टेनिस प्लेयर के ऊपर, कि उसे डर लग रहा था कि वो कई दिनों बाद वापसी कर रही थी, बहुत अच्छी प्लेयर थी लेकिन डर लग रहा था कि मैं क्या करूंगी। तो उसने एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई थी, उसने 8 बार एक कागज के ऊपर लिखा था, और ये वीडियो मेरा बनाया हुआ देखना। उस लड़के ने कहा कि सर मैंने सेम एज इट इज वैसे ही किया, मैंने 8 बार उस लाइन को लिखा कि मैं ऐसे करूंगी, इस प्रकार से अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छे से उसको हरा दूंगी, और एज इट इज पूरे मैच में वो स्टेप चलते रहे और वो प्लेट जीती है। ये मतलब क्या होता है, माइंड जो होता है ना अपना उन चीजों को रिपीट करता है, वो एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है, जिसको तुम अपन कई बार बोलते हैं यार ये चीज मैंने सोची थी, ये चीज क्यों हो रही है, तो ये सब आपके माइंड का गेम है। तो थोड़ा सा इन चीजों को पॉजिटिवली, इन चीजों को देखा करो कि ये चीज ऐसे होगी, मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, तो चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। और तुम हमेशा याद रखना, ये जो डर होता है वो केवल एक बादल है। बादल जानते हो, बादल ठहरेगा क्या? कभी नहीं ठहरेगा। बादल, आप आकाश हो और डर क्या है? बादल है। आकाश के आसपास हमेशा बादल आएंगे, मंडराएंगे, लेकिन आकाश को कोई खतरा है क्या? नहीं खतरा। खतरा कब है? जब वो मान लेता है कि डर बड़ा है। आकाश ये मान ले कि ये बादल मेरे को खा जाएंगे, तो आकाश अपने आप को छोटा मानने लग गया, वो डर बादल उस पर हावी होंगे, ठीक है, वो हार जाएगा। लेकिन करना क्या है कि कुछ भी नहीं है, ये आएंगे परीक्षा से पहले, 100% आना है। मैंने कहा जिंदगी में हमेशा वर्ष से वर्ष सिचुएशन लेके चलो, सब चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। बस ये है कि आप एक्शन कितने अच्छे से लेते हैं, प्रोडक्टिव कितने बनते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट। कोई और सवाल हो तो? हाँ 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 फेल होने के कारण सर ने बता दिया, बाकी सब दोबारा संक्षिप्त बता देंगे। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारी वो सिली मिस्टेक, जो तुम्हें पहली बात तो आते हुए प्रश्न तुम गलत करके आते हो, ठीक है। क्यों करते हो? जैसे मैंने अभी कहा कि डर को हावी करोगे, प्रश्न को पढ़ नहीं पाए, कई प्रश्नों में तुम नहीं और केवल वाला हमने बता दिया है। कथन कांड वाले प्रश्न सर ने जो व्याख्या की है, इसके बाद कथन कांड का प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, इसके बावजूद तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुमने केवल सुना है, उसको अप्लाई नहीं किया है। पहला काम यही करो बेटा, अप्लाई करो चीजों को, ठीक है। नंबर 2, टाला मटोल मत करो चीजों को लेकर कि मैं ये पार्ट बाद में कर लूंगा। बाद में करने का मतलब है प्रेशर क्रिएट करेगा। आप में से जो बच्चा सोचता है मैं करंट को बाद में पढ़ लूंगा, क्यों पढ़ लूंगा बाद में? मुझे अभी से कुछ चीजें तैयार कर लेनी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव बनेगा कि यार मैंने इतनी चीजें कवर कर ली हैं। किसी भी टॉपिक को आप छोड़िए मत कि लास्ट में कर लूंगा। लास्ट में उन्हीं टॉपिक्स को रखिए जो डाटाबेस है। ये ज्योग्राफी में जनगणना वाला टॉपिक है, डाटाबेस है, लास्ट में पढ़ना है। करंट में कोई जो आपने इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है आपका फर्स्ट पेपर में, ठीक है, वो आपका लास्ट टाइम पढ़ सकते हो, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो 5-6 प्रश्न आएंगे वो सब क्या आएंगे? डेटा एनालिसिस वाले आएंगे। तो पांचों के पांचों प्रश्न आपको आर्थिक समीक्षा को एक बार अभी पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट टाइम में एग्जाम से 2 दिन पहले आपको रिवाइज करना है। तीसरा, जो सर ने बताई चीज बहुत बढ़िया बताई कि जो टॉपिक में आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बार बार निकालो ना। कमजोर टॉपिक के लिए फिक्स कर लो। मैंने तो हमेशा फिक्स किया है कि शाम को मैं 35 से 40 मिनट हर दिन जो मेरे वीक टॉपिक थे उनको मैं रिवाइज करता था। मैंने फिक्स कर रखा था कि एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले जो मेरे वीक टॉपिक थे मैं हमेशा 35 से 40 मिनट उनके लिए रिजर्व रखता था। मैं उनसे डरा नहीं, मैंने उसका सामना किया, तो टॉपिक हार गए, मैं जीत गया। जितना तुम टालोगे चीजों को वो हावी होते जाएंगे। तो डेली 35-40 मिनट ऐसे टॉपिक के लिए रखिए कि मुझे इनको रिवाइज करना है, चाहे मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें से कैसे प्रश्न आए उनका एनालिसिस करते हुए करो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग तुम क्यों करते हो? या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस समझ गए ना, मुझे लग रहा था। लगने वाले प्रश्न कभी भी सही नहीं होते हैं बेटा,
ये चीज आपको एग्जाम के 60 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, आपको अभी दूर कर लेनी है। 5 या 7 पेपर, 2 या 3 पेपर हम भी करवाएंगे ग्रेड सेकंड के, 50-50% के 2 और एक फाइनल पेपर। आप ये कोशिश करो कि ऐसे किसी के भी पेपर ज्वाइन करो। आप ये देखो कि इन 3 पेपरों में, 4 पेपरों में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे ये लगता वाले प्रश्न मेरे को नहीं करना है। मतलब और कॉन्फिडेंस होता है लगता है, मुझे लगा और मैंने कर दिया, उससे प्रश्न क्या होते हैं गलत। कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज ऐसे है, मैंने ऐसी पढ़ी है और निश्चित रूप से क्या है, सही है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस अपने व्यवहार में लेके आओ, फिर ना तो सिली मिस्टेक होगी, ना नेगेटिव मार्किंग होगी, ना सिलेबस तुम्हें डराएगा। जैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया कि मैं इस सिलेबस में से लास्ट टाइम में भी मुझे प्रोडक्टिव पढ़ना है, तो मैं कम से कम इन टॉपिक को ढंग से पढ़ के जाऊंगा। यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे मैंने कहा इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मिनट का बिंदु है, अभी छोड़ना ही नहीं। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छे से, मतलब 70-75 के आसपास जीके में जा रहा हूं, सब्जेक्ट में जा रहा हूं। आप टीचिंग मेथड, आपके सब्जेक्ट का कितने नंबर का पेपर है? 300 नंबर का, 40 नंबर टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड में क्या करना है? कम से कम आपको यह तो करना चाहिए था कि 3 साल में जो टीचिंग मेथड के आपके सब्जेक्ट के जो नए प्रश्न आए आरपीएससी में, स्पेशली उनको सब में संकलन किया क्या आप लोगों ने? सबके पास संख्या वो जरूर देखना है। और जो आपने पढ़ रखा है वही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन वो 40 नंबर का पार्ट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 100% स्कोर दिलाएगा। फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी एकमात्र ऐसा विषय है जो आपके 20 में से 20 सही करवा सकता है। ठीक है, करंट को तुम बहुत ज्यादा भी टाइम दे दोगे तो भी गारंटी नहीं है कि 10 में से आपके 7% सही हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि मैं यहां इतना टाइम देता हूं तो इसका आउटकम ये आ रहा है, यहां इतना टाइम देने के बाद भी आउटकम जरूरी नहीं इतना अच्छा है। तो थोड़ा सा माइंड में पूरे वर्गीकरण करो चीजों को लेकर कि मुझे यहां इतना टाइम देना क्योंकि 100% रिजल्ट आ रहा है, इस टॉपिक को मुझे जरूर टाइम देना। मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है तो जरूर 100% प्रश्न आएगा, तो उसको छोड़ नहीं सकते आप, बाकी वो छोड़ सकते हो आप। आपको लगा मैं रिवाइज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। ऐसे मैंने कहा राजस्थान ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में भी जो आयोग है आपके, अब आयोग को जो बच्चा छोड़ रहा है वो मूर्ख है। चाहे वो संसद में नहीं पढ़े, पार्लियामेंट, आपका प्रधानमंत्री नहीं पढ़े, हो सकता है राष्ट्रपति से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आयोग के प्रश्न फिक्स होता है, वो सबसे आसान प्रश्न होते हैं। अब कोई बच्चा आप में से मान लो आयोग के प्रश्न छोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब वो मूर्ख बच्चा, सिलेक्शन लायक बच्चा नहीं है। लेकिन कोई मतलब संशोधन से रिलेवेंट बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न छोड़ के आ रहा है तो उसकी गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आएंगे। थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मुझे कहां क्या चीजें ढंग से कवर करनी है, क्या चीजें मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। ये पार्ट तो मुझे 100% कवर करना है क्योंकि मुझे रिजल्ट देके जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, चीजें बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। बोझ मत बनाओ कि मैं अगली भर्ती की तैयारी करूंगा, मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना भाई, क्यों करना अगले में? और दिन आपके पास बहुत है। मैं कह रहा हूं आज भी तुम यदि यहां से बैच से निकलने के बाद आपने एनालिसिस कर लिया ना ढंग से, 2 घंटे एनालिसिस को देना, मैं कह रहा हूं जिंदगी बन जाएगी। आपको खुद को लगेगा यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया है। चीजों को लेके बैठोगे ना सॉल्यूशन होगा। चीजों को जितना फैलाओगे, जितना लटकाओगे, उतनी क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, फोन का कम से कम यूज करो। ठीक है, एयरप्लेन मोड पे मैक्सिमम रखो। आप फिक्स कर लो कि मुझे 2 घंटे चलाना है, 1 घंटे चलाना है, बस इतना ही यूज करना, बाकी करना ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम प्रोडक्टिव बनेगा। 12 बजे वाला नियम फॉलो करो यदि अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ते हैं तो, कि 12 बजे से पहले 6 घंटे निकालने चाहिए, कुछ भी हो जाए। शाम का टाइम रिवीजन के लिए या जो कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एक दोस्त ऐसा बनाओ जिसको पार्टनर मतलब समझ रहे हो? अपन क्या है, आपके दिमाग में पार्टनर का ही कॉन्सेप्ट है कि आप पार्टनर बनाते हो कि यार अपन तैयारी करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते करते वो अगला करने लग जाता है, तो मुझे अच्छे लगते हो, मैं मुझे अच्छा लगता हूं। अरे उस पर कभी जाना ही नहीं यार। जिंदगी में सोचा तो होना कि पार्टनर का मतलब ये होता है कि अपन जब पढ़ रहे हैं तो अपना कंप्लीट पूरी अपनी एनर्जी कहां होगी? डिस्कशन पे होगी, वहां से निकलना चाहिए। हम ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं जो हमारी अपनी ही कैरियर को खा जाती हैं। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि यार मेरे लिए इस समय 60 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। लोगों की बातें नहीं है, लोगों के ताने नहीं है, मेरी पुरानी असफलताएं नहीं है, मुझे वर्तमान में जीना है, इसको बेटर बनाना और मैं करूंगा। थोड़ा सा सेल्फ एफिशिएंसी पैदा करो अपने अंदर, ये विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे चीजें बड़ी आसान होना प्रारंभ हो जाएंगी। और कोई सवाल? बेटा पढ़ना पड़ेगा। अभी जो आज मैं एक इंटरव्यू जारी किया, मैंने उस लड़की ने ये कहा कि मैंने 2023 में सोच लिया था कि मैं छोड़ देती हूं, 15 में उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन 2 महीने बचा, तभी तो कह रहा हूं ना आपको कंप्लीट केवल ये करना है, कुछ भी नहीं करना है। 11वीं 12वीं 9th 10th के एनसीईआरटी को लेके उसको एकदम से अच्छे से निकाल दे।
चाहे उसके मतलब पीवाई का एनालिसिस निकाल दो, लेकिन आप यदि 11, 12 और 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना, तो आपकी साइंस 100% हो जाएगी। आपको बताऊं, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब तुमने दिमाग में बना लिया कि मेरे कमजोर है, मैंने इतने साल तैयारी कर ली, अब छोड़ दी, अब दोबारा से कर रही हूं, इस चीज को हावी मत करो। आज वाली लड़की 4th रैंक से सिलेक्ट हुई, उसने बहुत अच्छी बात यही बोली है कि सर मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना है, और सब्जेक्ट में उसने लिमिटेड चीजें पढ़ी। हाँ, तो जीके हो रहा है तो ये नहीं कि जीके को छोड़ दोगे जीके फ्लॉप हो जाएगा। रिवीजन तो जीके को भी लेके चलना पड़ेगा। जीके को कम टाइम दे दोगे, आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको छोड़ दो। ठीक है, वो साइकोलॉजी बच्चों को अच्छी आती है, वो कम रिवाइज करें। लेकिन मान लो जिसको ज्योग्राफी नहीं आती है, पॉलिटी नहीं आती है, इंडियन इकोनॉमी नहीं आती, तो उसमें ज्यादा टाइम दो। समझ गए? ऐसे सब्जेक्ट मान लीजिए आपका जो टॉपिक रह गए, आपने सब्जेक्ट में पार्ट है जो नहीं पढ़ पाए, जैसे एसएसटी में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, कमजोर होता है, कोई बात नहीं है, पीवाई क्यों निकाल दो। हमने बुकलेट निकाली ऐसी, कोई भी किसी बुकलेट, या जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जो टॉपिक है उनको एक बार निकाल दो। आर्थिक समीक्षा पढ़ लो, कम चीजें पढ़ लो, लेकिन ऐसी पढ़ लो कि यार ये 5 टॉपिक तो मैं निकालने हैं, यहां से मेरे 8% सही हो जाएंगे। कंप्लीट 100% सिलेबस कोई भी बच्चा कंप्लीट पढ़ भी लेगा तो उसे याद नहीं रहेगा। ये दिमाग में थोड़ी बना के चलो, मुझे 80% पढ़ना है, लेकिन वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, हो जाएंगी चीजें। सिलेक्शन 50-55% पे होने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा का सिलेक्शन मेरिट जाए नहीं रही है आपकी। और साइंस मैथ की तो स्थिति है कि मैथ वाले तो जगह लड़की में 40% नंबर ले आऊंगी एमबीगर की, सगड़ी मास्टर नहीं बनेंगे वे, कोई रोगी कम से कम। तो सोचो ना कि यार चीजें मुझे बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है चीजों को, समय तो अब लास्ट टाइम ऐसा है जिसमें कम चीजों को मैक्सिमम रिवाइज करो। और कोई सवाल? लो सर, बताओ। पॉलिटी के बड़े टॉपिक कौन से संसद, तो आपने पढ़ रखा है क्या संसद? देखो, पॉलिटी में तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका आता है बेसिक पे, तो वो बेसिक को साथ लेके आता है, सीधा करंट को साथ लेके कभी नहीं आता। तो आपने पढ़ रखा है तब तो उसको रिवीजन करो। और सर सही कह रहे हैं, यदि नहीं पढ़ रखा है आपने पॉलिटी का, तो फिर संसद, ये बड़े टॉपिक है ना, उनको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में, जैसे संसद लोग तैयार हो जाएंगे तब तक संसद पूरी नहीं होगी। क्योंकि संसद पढ़ोगे तो आर्टिकल 79 से लेकर के आप 123 तक पढ़ोगे, वो आर्टिकल पढ़ोगे, फिर उसकी विधायी प्रोसेस पढ़ोगे, फिर वो कैसे होते हैं, अयोग्यता। हाँ, अभी जो सांसदों की अयोग्यता को लेकर के जो, ये जरूर देख लेना, मैं इससे रिलेटेड जो आप आम आदमी पार्टी के साथ विधायक हैं, वो सांसद है राज्यसभा वाले, वो चले गए, तो कितनी दल बदल जो कानून है, 52वां संविधान संशोधन है आपका, उसमें क्या प्रोविजन है, उसके 5-6 प्रोविजन ही है, दल बदल के 4-5 प्रोविजन है। तो वो जरूर पढ़ लेना कि क्या दल बदल, किस पे दल बदल लागू होगा और किस पे दल बदल लागू नहीं होगा। और बहुत ज्यादा नहीं है, 5 या 4 तो प्रोविजन है, 2 अपवाद है उसके, जैसे स्पीकर है, वो यदि दल छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है। तो ऐसे 4-5 है, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो इस समय खूब चर्चा में रहा, और चर्चा में रहा तो उसके पहुंचे जाने की संभावना ज्यादा है। बाकी पॉलिटी को तो मैं ये कहूंगा कि आपने पढ़ रखा है तो रिविजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। मैं तो देखो रिवीजन का ही समर्थक हूं, लेकिन नहीं पढ़ रखा तो फिर संसद छोड़िए, राष्ट्रपति छोड़िए, क्योंकि उनको आप नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि उनमें चाहिए आराम से टाइम। हाँ, लेकिन सरकार है तो मैं उसमें करेक्शन, प्रधानमंत्री है, नहीं पढ़ रहेगा तो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 पेज का टॉपिक है, एक ही पेज में पूरा प्रधान। और मैं तो कहूंगा आप रिवीजन करते हो तो आपका शायद हो सकता है रिवीजन का तरीका सही हो गलत हो, लेकिन पॉलिटी में मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति को जब रिवीजन कर रहे हो तो साथ में राज्यपाल को करो। तो राज्यपाल में 10% ही रिवीजन करना पड़ता है, 90% राष्ट्रपति दे देता है। प्रधानमंत्री को रिवीजन कर रहे हो तो मुख्यमंत्री को करो, कुछ रिवीजन ही नहीं है, देखोगे तो 10% ही बचेगा, बाकी इधर से आ जाएगा। संसद पढ़ रहे हो ना तो विधायिका पढ़ो, फिर केवल इतना सा है कि राजस्थान की जो विधानसभा प्रोसीजर रूल है 1956 वाले, उनमें कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं 5-10, वो याद कर लो, बाकी दोनों सेम है। तो पॉलिटी तो पता नहीं क्यों होरा बना रखा है, कि एक होरा क्रिएट कर रखा है कि बहुत कठिन है। मैं मानता हूं आधी है पॉलिटी, जो पढ़ते हो ना जस्ट आधी है, क्योंकि आधी तो इधर ही है, यूपीएससी तो आरपीएससी हो गई, सेंट्रल मानवाधिकार आयोग तो राज्य का हो गया। आप तो ऐसे करते हो, हमारे सिलेबस में एक ही रहता था,
आपके भी होंगे कई आयोग, लेकिन हम दोनों पढ़ लेते थे क्योंकि फायदा नुकसान ही नहीं है। भाई आप मानवाधिकार आयोग, सेंटर के वाले मानवाधिकार आयोग का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो वो इधर भी है, उल्टा कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा याद होता है कि कौन सी चीज यहां है और कौन सी चीज यहां नहीं है। और मानवाधिकार नहीं, ये जितने भी आयोग होते हैं ना, चाहे मानवाधिकार आयोग हो चाहे महिला आयोग हो, अभी महिला आयोग का एक क्वेश्चन भी आया था, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है जब भी इनका क्वेश्चन आता है ना और जहां आपको फंसाना होता है वहां ये डालता है कि आयोग कार्रवाई कर सकता है, वही गलत करना। ये सारे आयोग है ना जो कि क्वासी जुडिशियल टाइप के हैं, अर्धन्यायिक टाइप के जो भी आयोग है ना आपके, वो सब सलाहकारी हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग सलाह दे सकता है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करो, खुद कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर इसको अर्धन्यायिक क्यों कहते हैं? अर्धन्यायिक क्यों कहते हैं? कभी आपको पूछ रहे कि अर्धन्यायिक संस्था है क्यों की, बताओ क्या कहोगे? सभी, मैं कह रहा हूं महिला आयोग अर्धन्यायिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग अर्धन्यायिक संस्था है, तो कोई भी अर्धन्यायिक संस्था होती है ना, वो इसलिए अर्धन्यायिक होती है क्योंकि उसके पास सिविल न्यायालय की पावर होती है, बस इसलिए वो अर्धन्यायिक कह रहे हैं। और वो न्यायिक इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास क्रिमिनल पावर नहीं होती है। जैसे न्यायालय की तरफ केस नहीं होता कि वकील होगा, पक्ष होगा, वादी होगा, प्रतिवादी होगा, जो न्यायालय में होता है ना कि आपका केस चलेगा तो एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा, फिर वो केस चलेगा, फिर आपको लास्ट में सजा सुनाएगा, इतना पावर नहीं है। लेकिन वो आपको समन जारी कर सकता है, सिविल कोर्ट की पावर होती है उसके पास, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक। देखो कोई भी सजा देनी हो, सजा का मतलब हो गया, जैसे मैं एक कॉमन वर्ड बता रहा हूं सर, ये सारी पॉलिटी में अप्लाई करना कि कोई भी सजा देनी हो ना, कोई भी संस्था सजा दे रही है और वो न्यायालय नहीं है, वो संस्था क्या नहीं है? न्यायालय, तो फिर वो अर्धन्यायिक प्रकृति का कार्य हो गया। जैसे संसद राष्ट्रपति को हटाती है महाभियोग से, तो महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक है। अब एक बार एग्जाम में पूछ लिया महाभियोग अर्धन्यायिक है तो रट लिया अर्धन्यायिक है। अरे न्यायाधीशों को हटाती है तो वो भी क्या है? अर्धन्यायिक है, सजा दे रही है ना। तो जहां पे भी सजा देने का काम हो बट वो न्यायालय नहीं दे रहा हो तो वो कार्य अर्धन्यायिक होगा। सब जगह बैठा लो अभी इसको, फिर चाहे मानवाधिकार आयोग हो, फिर चाहे महिला आयोग हो, फिर चाहे और कोई संस्था हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अभी सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है फिर तो आप बताओ। आप सब लोगों को सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब बने। मैं लास्ट में दो ही बातें कहूंगा कि आप अभी भी सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा सा कोशिश करना कि आपको पता चले क्या करना है, कैसे करना है, मतलब प्रक्रिया पे ध्यान देना, प्रेजेंट में जीना। परिणाम क्या आएगा, पेपर कैसा होगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, इस बहस में तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें केवल एक काम करना है कि प्रतिदिन जो भी दिन आप बिता रहे हो, ये 60 दिन है, मैं तो कहूंगा 50 दिन मान के चलो, इन 50 दिन को आपको जी के जाना है। जी के जाने वाला समझ रहे हो ना? वास्तव में जी के जाना है। वास्तव में जीने में और जीने में बहुत फर्क होता है। जीना तो सब अपने काट रहे हैं, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी नहीं किया, बहुत सारी बार रील्स स्क्रॉल करने में टाइम बिता दिया। वास्तविक जीने का मतलब है मेरा पूरा टाइम जो है वो प्रोडक्टिव बनेगा, मैं इसी भर्ती में सिलेक्शन लेने वाला हूं और 100% लूंगा। ये लास्ट आपको हम शपथ दिलवा रहे हैं, इसको तोड़ देगा उसको मैं बुरी तरह मारूंगा, याद रखना। हाथ आगे करके केवल इतना ही कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है, जैसे जीना वैसे जीना। केवल इतना करना कि ये 60 दिन, समझ रहे हो, ये मैं 100% अपना दूंगा, मतलब इसमें 99% मत देना। ये तुम 100% दोगे ना तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें टीचर बनने से रोक सकती है। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना, प्रैक्टिस मैक्सिमम करना, रिवाइज करना, नया कंटेंट चाहे आप कुछ भी मत लेना। कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है, कोई पार्ट विशेष वो ले लीजिएगा। जो टॉपिक आपका कमजोर रहा है उसको 3-4 बार पढ़िएगा। डिस्कशन यदि कर सकते हो तो करना, मेरी ईमानदारी वाले राय है। जो लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है आपके साथ, तो 1-2 टॉपिक डेली के 20 मिनट 25 मिनट डिस्कशन करना, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने फिर बोला है करना, ठीक है। और कोशिश करना कि 12 बजे से पहले 5 या 6 घंटे निकालो। लास्ट शपथ लेंगे ईमानदारी से, थाने सामने है ना, थारी मां की सौगंध है, जे टाइम खराब करो, ठीक है। कोई भी मोबाइल पर, कोई भी डिस्ट्रक्शन पे, ये 60 दिन बाद में थे पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बाद में
थे कह देगा ना कि सर माने अब मस्ती करनी है तो मैं भी थारे साथ चल लूंगा, ठीक है ना, थारे साथ चलांगा, आप 2-3 दिन घूमांगा, मूवी देखांगा, फुल डांस करांगा, जो थाने करना वो कर लीजिए। 60 दिन है ना, माने कोई फायदो को नहीं मानो सर में, थे पढ़ो नहीं पढ़ो, थे कतरे आनंद लो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस पॉजिटिविटी इस बात से आती है कि आप लोग जब बनते हैं और आप ये कहते हो कि सर हमने वो सेशन ज्वाइन किया था, उसके बाद हमने बहुत जम के मेहनत की, आज हम सेकंड ग्रेड टीचर हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का कारण बनते हैं। बस ये खुशी आपसे ढूंढना चाहते हैं, ये खुशी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। थाना सन थारी मां की सौगंध है, शपथ लीजिए रे। हाँ, मैं लास्ट के 55 दिन पूरे होशो हवास में सिर्फ मेरे सपनों के साथ, सपनों में और भी कुछ हो सकता है, सिर्फ मेरा सपना मतलब मेरे कैरियर के साथ, मेरे पाठ्य वस्तु के साथ, मेरे डेली के टारगेट के साथ मैं 100% दूंगा, जितना संभव होगा उतना करूंगा। एक भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाऊंगा नहीं, यदि आ गया तो तुरंत पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको बदल दूंगा। मैं इस सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने वाला हूं, इस लाइन को बनने वाला हूं, बन रहा हूं, इसको बार बार सोचना कंप्लीट मैजिक है, याद रखना। मैंने तो क्लास में ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े उनको पता है, मेरी जिंदगी की 3 घटनाएं हैं 100% सच होती हैं। बस आप उस पर डाउट मत करना, जिस चीज पे डाउट कर लोगे वहीं खत्म हो जाएगी। संदेह पाल लेना उस चीज के बारे में तो वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा सोचना, मेहनत अच्छे से करना। सफर तो खैर आपके ऊपर मर्जी डिपेंड करती है, डिसिप्लिन जी लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। 50-60 दिन की बात हो है, ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके माध्यम से भी अपन 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पाने के लायक बन रहा हूं, तो मैं लगा कि अपन अपना अपना झोंक देना चाहिए। मेरी ये भी, मैं आपकी जगह होता और इतनी सारी वैकेंसियां होती तो ईमानदारी की बात बता रहा हूं, अपना पूरा समर्पण मैं तो डाल देता। अब आपकी मर्जी है, डालो नहीं डालो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी, मैं सही कर रहा हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को फर्क पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरा दर्द होती है, इससे बुरा दर्द कुछ हो नहीं सकता, याद रखना। तो सबको शुभकामनाएं, मिलेंगे अपन पेपर से पहले कोई यूट्यूब पे एक सेशन कर लेंगे, बाकी आप जम के पढ़ाई करो। बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू।